आनुवंशिकता का नियम। इस टॉपिक में मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल एक ऐसा वैज्ञानिक था जो बायोलॉजिस्ट और मैथमेटिशियन यानी कि जीव विज्ञानविद और गणितज्ञ दोनों था। इसलिए इनके थियोरी में अधिकांशतः बायोलॉजी होते हुए भी गणित का कुछ हिस्सा दिखता है, इसीलिए बच्चों को अधिकांशतः ये समझ में नहीं आता, लेकिन इसको आसान तरीका में हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, अनुवांशिकता का नियम कौन दिया था? मेंडल दिया था। इसीलिए जानते हैं पहले मेंडल कौन है। ठीक, तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इसे शॉर्ट में जी जे मेंडल भी कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था और इनका मृत्यु 1884 में हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1884 में। इनका जन्म स्थान यानी कि कहां पर जन्म लिए थे? तो ये जन्म लिए थे ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर। ये कहां जन्म लिए थे? ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर जन्म लिए। ये याद रखना है कि जन्म 1822, मृत्यु 84 और जन्म स्थान क्या था? ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर हुआ था जन्म इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। इन्होंने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। इसका वनस्पतिक नाम होता है पायसम सेटिवम। पायसम सेटिवम। हाँ, ये अलग बात है कि इनके मृत्यु के बाद इनके नियमों को वास्तविक में मान्यता मिला था और लगभग 1900 ईस्वी के टाइम तक में इनको वैज्ञानिक मान्यता इनके सिद्धांत को मिल गया था। लेकिन बात यह है कि ये मर गए थे 84 में ही, लेकिन वैज्ञानिक मान्यता 1900 के आसपास मिला था और उस समय बहुत प्रचलित हुए थे। इससे पहले डार्विन का वर्चस्व बहुत ज्यादा था, लेकिन जब इनका इनका जितना भी सिद्धांत था वो पब्लिश होता है, उसके बाद तो फिर मेंडल का वर्चस्व बढ़ जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? उद्यान मटर, और इसका वनस्पतिक नाम क्या है? पायसम सेटिवम। ये टोटल उद्यान मटर के कितने लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लिए थे। और लक्षण जब भी होता है, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। यानी कि जो लक्षण आपको बाहर से आसानी से दिख जा रहा है वो प्रभावी, और जो लक्षण दब गया लेकिन है उसमें, उसको कहते हैं अप्रभावी। और इनके द्वारा जब ये सारा कुछ पब्लिश किया गया तो इनको बाद में एक उपनाम मिला, और ये उपनाम इनको मरने के बाद मिला था, जिसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी का पिता। क्वेश्चन पूछता भी है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। और प्रयोग किस पर किया था? तो उद्यान मटर पर किया था। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? पायसम सेटिवम। मटर के कितने लक्षण लिए थे? तो 7 लक्षण लिए थे इन्होंने। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो ये सातों लक्षण मटर का लिया गया था, तो उस लक्षण को देखते हैं। तो हेडिंग दे देंगे, मेंडल द्वारा मटर के लिए गए 7 लक्षण, लिए गए 7 लक्षण। तो यहां पर लिख देते हैं लक्षण, और इसके हो जाएंगे एक प्रभावी लक्षण और एक हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। जो लक्षण हमें दिख रहा है वो प्रभावी, जो उसमें है लेकिन दब गया है वो होता है अप्रभावी। सातों लक्षण का नाम याद करना बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में या कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में जो टॉपर वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो उसमें भी पूछा जाता है। तो याद करने का बढ़िया तरीका है कि पहला लक्षण जो है उसको याद करिए। तो याद रखिएगा, मटर के पौधों की ऊंचाई थी, यानी कि पहला लक्षण हो जाएगा पौधों की ऊंचाई। दूसरा लक्षण हो जाएगा इसका, पौधे में उगेगा फूल, तो फूल का रंग, और फूल का रंग तो फूल का स्थिति भी होगा, फूल का स्थिति। पहला पौधा, फिर उसका फूल, फिर फूल से बनेंगे बीज, तो हो जाएगा बीज का रंग और एक हो जाएगा बीज का आकार। बीज का आकार, क्योंकि मेंडल मटर पर प्रयोग किया है तो लास्ट वाला लक्षण में फली का जिक्र होता है। फली किसको कहते हैं? तो फली कहा जाता है, इसे नॉर्मली छिमड़ी कहा जाता है देसी भाषा में। फिगर हम बना के आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि फली किसको कहा जाता है।
इस तरह का आपको मिलेगा, छिमड़ी जिसको कहते हैं, ये इसको कहा जाता है पॉड। तो ये है फली। तो एक होगा फली का आकार, और एक होगा फली का रंग। टोटल हो गए 7 लक्षण। सातों लक्षण याद करने का आसान तरीका, पहला पौधा, फिर उसके फूल, फिर उसके बीज, और बीज होते हैं किसमें, फली में। तो पौधा में पौधा, फूल, बीज, फली। तो पौधा की ऊंचाई हो जाएगा, फिर फूल का रंग, फूल का स्थिति, उसके बाद देखिएगा तो बीज का रंग, बीज का आकार, फली का आकार, फली का रंग, ये वाला हो जाएगा। यदि आप अब इसका देखते हैं, अब देखते हैं इसके सभी लक्षणों के प्रभावी। यदि ऊंचा है तो इसका प्रभावी लक्षण होगा लंबा, और इसका अप्रभावी लक्षण होगा बौना। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रभावी लक्षण होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है उसे स्मॉल में लिखते हैं। और प्रभावी लक्षण, और जब ये मान लीजिए कि प्रभावी लक्षण है तो कैपिटल में, और ये अप्रभावी लक्षण है तो स्मॉल में है, और यदि इस दोनों का अगला पीढ़ी में लक्षण दिखता है, एक लक्षण इसका दिखेगा और एक लक्षण इसका दिखेगा, तो इसमें प्रभावी लक्षण को आगे लिखेंगे और प्रभावी लक्षण को पीछे। ठीक, अब समझिए, पौधे की ऊंचाई का प्रभावी लक्षण लंबाई और अप्रभावी लक्षण बौना। उसी तरह से फूल का रंग, तो अब यदि देखिएगा तो मटर के फूल का रंग कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है, तो इसका प्रभावी रंग हो जाएगा बैगनी, और इसका अप्रभावी रंग हो जाएगा सफेद, इसका अप्रभावी रंग हो जाएगा सफेद। और फूल की स्थिति, फूल की स्थिति होती है अक्षीय, प्रभावी हो जाएगा अक्षीय, और अप्रभावी हो जाएगा अंतस्थ। बीज का रंग, मटर का दाल होता है, उसका रंग होता है ना पीला, तो बीज का प्रभावी रंग पीला हो जाएगा और अप्रभावी रंग हरा हो जाएगा। बीज का आकार पूछ रहा है किस तरह का होगा, तो यदि बीज का आकार है तो प्रभावी मानेंगे गोल, और अप्रभावी होगा झुर्रीदार। झुर्रीदार उसको कहते हैं जब बीज के ऊपर एक कवर बना होता है, जिसको बीज चोल कहते हैं। बीज चोल सिकुड़ जाता है ना, तो उसी को कहते हैं झुर्रीदार। और फली का आकार, फली का आकार एक होता है फूला हुआ, यानी ये जो पॉड है ये फूला हुआ है, और एक होता है मुरझाया हुआ। और फली का रंग पूछेगा तो फली का रंग हो जाएगा हरा, और अप्रभावी हो जाएगा पीला। तो ये है, ये सातों लक्षण थे। यदि एक बार आप पुनः देखना चाहें तो मैं अनुवांशिकता का नियम कौन दिया था, मेंडल दिया था। मेंडल के बारे में यदि जानते हैं तो इनका जन्म 1822 में, मृत्यु 84 में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर था। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, उद्यान मटर। इसका वनस्पति का नाम पायसम सेटिवम। कितने लक्षण पर अपना किए थे, तो 7 लक्षण लिए थे। सातों लक्षण का नाम रखने का यह तरीका अच्छा है, पहला पौधा, फिर उसके फूल, फूल में बनेंगे बीज, और बीज होते हैं फली में। पौधे की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, बीज का रंग, बीज का आकार, फली का आकार, और फली का रंग। फली देखिए यहाँ पर बना, इसको छिमड़ी हम लोग कहते हैं। और ये जब इस सब नियम को पब्लिश किया था 1900 ईस्वी के आसपास में, इनको वैज्ञानिकों ने मान्यता प्राप्त दिया था, और इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। बाकी का नाम हो गया। अब देखते हैं कि मेंडल प्रयोग के दौरान इस पर कौन कौन सा क्रॉस किया था। तो मेंडल 2 क्रॉस करवाए थे, एक था एकल संकर क्रॉस, एक था द्विसंकर क्रॉस। एकल संकर क्रॉस यदि है, एकल संकर क्रॉस, तो एकल को कहते हैं मोनो। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, इस तरह से आगे बढ़ता है तो मोनो। संकर को कहा जाता है हाइब्रिड। अब क्रॉस तो क्रॉस ही होगा, तो एक हो गया एकल संकर क्रॉस, और एक कराए थे द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस, तो दो को डाई बोलते हैं, संकर को हाइब्रिड, और क्रॉस तो क्रॉस होगा। यानी कि मेंडल जो अपने प्रयोग में क्रॉस करवाए थे, एक क्रॉस था एकल संकर क्रॉस और दूसरा था द्विसंकर क्रॉस। एकल संकर क्रॉस में एक जोड़े गुण को लिया था, द्विसंकर क्रॉस में 2 जोड़े गुण को लिया था। और इन्होंने इस दोनों क्रॉस से जो नियम दिए थे वो 3 नियम थे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम।
पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। आपसे पूछा जाए दो नियम कौन कौन सा, एक प्रभाविता का और दूसरा पृथक्करण का, और तेसर था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन सभी नियमों के बारे में भी डिफिनेशन में पढ़ेंगे। पहला और दूसरा नियम ये एकल संकर क्रॉस से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रभाविता का नियम किस क्रॉस से मिला था, तो एकल संकर क्रॉस से मिला था। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस क्रॉस से मिला था, द्विसंकर क्रॉस से मिला था। अब एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में इन सब नियमों को पढ़ने के लिए कुछ चीजें आपको याद रखना है, जैसे कि एक ऐसा वर्ड है इसमें आता है जिसको कहते हैं फिनोटाइप, और एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप को हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप को कहते हैं जीन प्रारूप। इसमें ये दोनों वर्ड को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप को हिंदी में लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप को हिंदी में लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप को हिंदी में जीन प्रारूप कहते हैं। फिनोटाइप हमेशा फिजिकली बाहर से दिखता है, यदि बाहर से दिख रहा है तो फिनोटाइप, और जीन के कारण जो बदलाव आता है वो होता है जीनोटाइप। तो इसका परिभाषा याद रखेंगे, वैसा आनुवांशिक लक्षण, वैसा आनुवांशिक लक्षण जो वातावरणीय दशा द्वारा निर्धारित होता है तथा स्पष्ट दिखाई देता है, उसे फिनोटाइप कहते हैं, उसे फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि जो लक्षण वातावरण के कारण भी चेंज हो रहा है, तो वैसा आनुवांशिक लक्षण जो वातावरणीय दशा द्वारा निर्धारित होता है तथा स्पष्ट दिखाई देता है उसको फिनोटाइप। और जीनोटाइप में तो आपको पता है कि जीन प्रारूप है, यानी कि जो लक्षण जीनी संरचना के द्वारा प्राप्त होता है उसको कहते हैं जीनोटाइप। जैसे इसका परिभाषा हो जाएगा, किसी जीव के जीनी संरचना को उस जीव का जीनोटाइप कहते हैं। ये है, इसमें से आपको ये फिनोटाइप जीनोटाइप पता होना चाहिए, तभी आप एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात याद रख पाइएगा। और वो पूछता भी है, एकल संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात जीनोटाइप अनुपात अलग होता है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात अलग होता है। इतना क्लास होने के बाद हम देखते हैं कि आपको कितना याद रहता है, तो हम पूछने का कोशिश करते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर। इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो मटर पर किया था। कौन सा मटर, उद्यान मटर। और इसका वनस्पति नाम क्या है, पायसम सेटिवम है। इन्होंने कितने लक्षण लिए थे, 7। सातों का नाम याद रखना बड़ी आसान है। पहला पौधा, फिर फूल, फिर बीज, फिर फली। तो बोलेंगे पौधे की ऊंचाई, फूल के रंग, फूल की स्थिति, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग। फली यानी वही पॉड या चिमड़ी कह सकते हैं। उसके बाद बताया कि इन्होंने क्रॉस करवाया था कौन कौन सा, एक जोड़ा लक्षण लेकर के कराया तो एकल संकर क्रॉस, दो जोड़ा लक्षण लिया तो द्विसंकर क्रॉस। और इन्होंने इस क्रॉस के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला था वो नियम 3 है। पहला प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें 2 नियम एकल संकर क्रॉस के द्वारा दिया गया है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस। अगले वीडियो में देखेंगे एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस कैसे होता है।